कक्षा 12 में अध्ययन करने वाले सभी बच्चों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी वाले व्हाट्सएप पर एक बार पुनः स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 12 की विषय हिंदी अनिवार्य में शामिल एक पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम के एक पाठ विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन कार्य पर चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इस पाठ से जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इस पाठ से कुल मिलाकर 4 अंक के प्रश्न किए जाएंगे हमसे। कितने अंक की किए जाने हैं? 4 अंक के। तो देखें, पहला प्रश्न लिखा है कि जनसंचार माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर में लिखेंगे जनसंचार माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रिंट मीडिया या मुद्रित माध्यम। मुद्रित का अर्थ प्रिंट होता है। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसमें टीवी और रेडियो आते हैं। प्रिंट मीडियम में अखबार और पत्र पत्रिकाएं आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टीवी और रेडियो आते हैं। न्यू मीडिया इंटरनेट मीडिया, जिसमें इंटरनेट से संचालित होने वाले समस्त माध्यम इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या आप कहें यूट्यूब चैनल इत्यादि सारे, ट्विटर हैंडल वगैरह सारे इसी में शामिल किए जाते हैं। दूसरा नंबर देखें कि जनसंचार माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? तो उसका उत्तर है प्रिंट मीडिया या मुद्रित माध्यम सबसे पुराना माना जाता है। क्योंकि आप देख सकते हैं इंटरनेट तो कुछ ही सालों पहले आया है, और उससे थोड़ा पहले जाएंगे तो आप देखेंगे टीवी और रेडियो का आविष्कार हुआ था। टीवी का हुआ था, उससे थोड़ा पहले रेडियो का। लेकिन ये जो प्रिंटेड सामग्री है ये तो काफ़ी समय पहले से ही चलती आ रही है। तीसरा प्रश्न है, भारत में पहला छापाखाना अर्थात प्रिंटिंग प्रेस कब, कहाँ और क्यों खोला गया था? तो भारत में पहला छापाखाना गोवा में 1556 ईस्वी में। और क्यों खोला गया था? धार्मिक पुस्तकों को छापने के लिए, है ना? तो सॉरी, यहाँ पे छापने के लिए खोला गया था। चौथा प्रश्न है, प्रिंट मीडिया या मुद्रित माध्यम की विशेषताएं बताइए। अर्थात मतलब जो अखबार और पत्र पत्रिका हैं उनकी विशेषताएं क्या हैं? उनकी विशेषताएं निम्न है कि लिखित रूप में होने के कारण इनमें एक स्थायित्व रहता है, मतलब आप इनको संभाल कर रख सकते हैं। अपनी इच्छा अनुसार पृष्ठ या खबर को पढ़ने की सुविधा भी आपके पास रहती है। आपको पहली खबर नहीं पढ़नी, पहला पेज नहीं पढ़ना, आपको खेल पृष्ठ पढ़ना है तो आप उस पर सीधे जा सकते हैं। इसे संदर्भ की तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब इसमें कोई खबर प्रकाशित हुई तो आप उसे संदर्भ की तरह इस्तेमाल कर सकते हो कि ये देखिए, जैसे अमुक खिलाड़ी का ये विश्व रिकॉर्ड है उस दिनांक तक का, उस दिन, है ना? और लिखित भाषा का इससे विस्तार होता है। आप शब्दों को लिखा हुआ देखते हैं या लिखने वाला इसे लिखता है तो शब्द को वो याद रखेगा, ध्यान रखेगा इस बात का कि कहीं कोई गलती न कर बैठे। पांचवा पॉइंट है, कठिन शब्दों का अर्थ शब्दकोश में देख सकते हैं। कोई भी कठिन शब्द आया तो आप अखबार को एक बार वहीं रोक कर उसे देख सकते हैं, एक से ज्यादा बार उसे पढ़ सकते हैं और उसे सुरक्षित भी रख सकते हैं। प्रिंट मीडिया या मुद्रित माध्यम की सीमाएं या दोष बताइए। देखिएगा, ऊपर वाले थे क्या इसके गुण, ये हैं इसके दोष। देखें, पहला दोष है निरक्षर व्यक्ति इसे नहीं पढ़ सकते। खबर दूसरे या आगामी अंक में ही प्रकाशित होती है। आज कोई घटना घट गई लेकिन आज का अखबार तो निकल चुका है। अब आज की घटना की खबर हमें कब मिलेगी? कल मिलेगी, जबकि टीवी और रेडियो में तत्काल मिल जाती है, मतलब उसके बुलेटिन के समय। और इंटरनेट मीडियम माध्यम जो है उसके द्वारा तो हमें हाथों हाथ उसकी खबर मिल जाती है। तीसरा है, कोई गलती या अशुद्धि रह जाने पर दूसरे दिन या आगामी अंक में ही उसमें सुधार किया जा सकता है या माफी प्रकाशित की जा सकती है। अखबार की स्पेस का ध्यान रखना होता है और शब्द सीमा का भी ध्यान रखना पड़ता है। छठा प्रश्न है, रेडियो किस प्रकार का माध्यम है? तो रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, अर्थात इसे सिर्फ सुना जा सकता है। रेडियो समाचार में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, रेडियो समाचार में सबसे महत्वपूर्ण आवाज और शब्द को माना जाता है। ये एक प्रश्न यहाँ बीच में छूट गया था कि टेलीविजन किस प्रकार का माध्यम है? तो टीवी आप यहाँ इस प्रकार से लिखेंगे, श्रव्य दृश्य माध्यम है। इसमें सुना भी जाता है और देखा भी जाता है। क्या चीज है ये? टीवी या टेलीविजन। टीवी जो है वो किस प्रकार का माध्यम है? श्रव्य दृश्य माध्यम। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली क्या मानी जाती है? तो उसे हम कहते हैं उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड शैली क्या है, समझाइए। कि इस शैली में, अर्थात उल्टा पिरामिड शैली में, सबसे पहले महत्वपूर्ण समाचार को लिखा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण समाचार को सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद महत्व की दृष्टि से घटते हुए समाचारों का लेखन
किया जाता है। मतलब पिरामिड इस प्रकार से होते हैं, लेकिन उल्टा पिरामिड में ये होता है कि सबसे महत्वपूर्ण समाचार सबसे ऊपर और उसके बाद में महत्व की दृष्टि से घटते हुए समाचार लिखे जाते हैं। उल्टा पिरामिड शैली में किसी समाचार को कितने भागों में विभाजित या विभक्त किया जाता है? 3 खंडों में विभाजित किया जाता है। एक तो होता है इसका इंट्रो या मुखड़ा, मतलब उसका हेडिंग, दूसरा उसका बॉडी और तीसरा उसका समापन। रेडियो समाचार की सीमाएं लिखिए कि रेडियो समाचार की कुछ सीमाएं क्या है, वो लिखिए। कि रेडियो समाचार को कहीं भी और कभी भी नहीं सुना जा सकता। ये बहुत बड़ी समस्या है रेडियो समाचार के साथ। आप बीच में तीसरे नंबर का समाचार पहले नहीं सुन सकते। अखबार में पढ़ सकते हैं, पत्र पत्रिका में पढ़ सकते हैं। कोई कठिन शब्द आने पर शब्दकोश में उसका अर्थ देखने का अवसर नहीं होता। यदि अर्थ देखने लगे तो बुलेटिन आगे खिसक जाता है, आगे निकल जाता है। इन समाचारों का संग्रह नहीं किया जा सकता। अखबार की आपने कटिंग रख ली थी, लेकिन यहाँ रेडियो समाचार की कटिंग नहीं रखी जा सकती। और रेडियो समाचार में पीछे लौटने की सुविधा भी नहीं होती, अर्थात उस सुने हुए समाचार को दोबारा सुनने की सुविधा आपके पास नहीं है। अखबार में आप किसी भी एक समाचार को एक से ज्यादा बार, जितनी मर्जी उतनी बार पढ़ सकते हैं। रेडियो समाचार लेखन की बुनियादी शर्तें बताइए। तो सबसे पहली शर्त तो है साफ और प्रिंटेड प्रति। कि जिस प्रति प्रति का मतलब होता है जिस कॉपी से समाचार वाचक या वाचिका समाचार पढ़ते हैं, वो कंप्यूटर से टाइप की हुई होनी चाहिए। प्रत्येक शब्दों के बीच 3-3 बार स्पेस होना चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं 2 शब्दों के बीच में सिर्फ एक स्पेस है, लेकिन वहां पर इतना स्पेस होना चाहिए 3, ताकि आपस में घालमेल न हो जाए कहीं। एक पंक्ति में अधिकतम 10 से 12 शब्द होने चाहिए। संख्या या गणितीय आंकड़ों को निकटतम पूर्णांक या देवनागरी में लिखा जाना चाहिए। हालांकि वोट या खेल के आंकड़ों के मामले में ऐसा किया जाना उचित नहीं है। जैसे मान लो कोई आदमी, कोई खिलाड़ी 99 रन पे आउट हो गया, तो हम वहां पूर्णांक 100 नहीं लिखेंगे, वहां 99 ही लिखेंगे उसे। डेडलाइन, संदर्भ, संयुक्त अक्षरों, संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग। कि रेडियो समाचार समय के फ्रेम में चलते हैं, इनके साथ साथ आज, सुबह, दोपहर, शाम जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। और संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग सावधानी से किया जाना चाहिए। लोक प्रचलित लोकप्रिय और प्रचलित संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग तो किया जा सकता है, जैसे बीसीसीआई, डब्ल्यूटीओ, सार्क, दक्सेस, यूनेस्को, यूनिसेफ इत्यादि। लेकिन कम प्रचलित शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, जैसे विधानसभा को विषय अखबार में लिखा जाता है बहुत बार, लेकिन रेडियो पर नहीं बोला जा सकता। लोकसभा को लोशय या राज्यसभा को राशय नहीं कह सकते। टीवी समाचारों से संबंधित निम्न शब्दावलियों पर एक टिप्पणी लिखिए। अब यहाँ देखिएगा, थोड़ा सा हमने सुविधा की दृष्टि से ये किया था, ये 6 पॉइंट एक साथ लिख दिए। और इन 6, आपके बोर्ड के एग्जाम में क्या होगा, ब्रेकिंग न्यूज क्या है समझाइए, ड्राई एंकर क्या है समझाइए, फोन इन से आप क्या समझते हैं, एंकर विजुअल से आप क्या समझते हैं, एंकर बाइट किसे कहते हैं, लाइव से आप क्या समझते हैं। तो ये अलग अलग होंगे, हमने सारे एक साथ लिखे, पॉइंट वाइज उनको लिखा है अलग अलग, तो आप उसी हिसाब से इसे देखें। पहला, ब्रेकिंग न्यूज किसे कहते हैं? कि किसी बड़ी घटना की सूचना सबसे पहले, ध्यान रखें, सबसे पहले व कम से कम शब्दों में देना ही ब्रेकिंग न्यूज ही कहलाता है। ड्राई एंकर को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे कि टीवी में घटना के दृश्य और एंकर की आवाज साथ साथ चलती है। मतलब दृश्य हमें टीवी पर दिखाई दे रहा है और बैकग्राउंड से, या हम कहें कि पर्दे के पीछे से और एंकर की आवाज आती है। लेकिन कई बार क्या होता है, दृश्य प्राप्त नहीं होता, वहां का विजुअल नहीं आ पाता, वीडियो में प्राप्त नहीं होता, तब एंकर ही स्क्रीन पर रहता है। तब जो समाचार बोलने वाले हैं वो एंकर स्क्रीन पर रहते हैं और समाचार सुनाते हैं, उसे ड्राई एंकर कहते हैं। मतलब सूखा एंकर के, अकेला एंकर ही वहां काम में कर रहा है। फोन इन, घटना का दृश्य उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन घटना स्थल पर और टीवी का कोई रिपोर्टर पहुंच जाता है, लेकिन वो विजुअल दे नहीं पाता है, हो सकता है नेटवर्क की कमी हो, किसी भी वजह से। तो घटना का दृश्य उपलब्ध न होने तक एंकर घटना स्थल पर उपस्थित रिपोर्टर से फोन पर बात करके जानकारी जुटाता है कि वहां क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। जैसे आप बात करें किसी प्रकार की मतगणना हो रही है, तो वहां अंदर की वीडियो नहीं ले सकते आप। तो जो व्यक्ति विशेष वहां है, जो रिपोर्टर है, उससे बात की जाती है। और एंकर घटना स्थल पर उपस्थित रिपोर्टर से फोन पर बात करके जानकारी जुटाता है, और इन दोनों के बीच होने वाली बात दर्शक भी सुनते हैं। आपने टीवी पर देखा होगा इसे, इसी क्रिया को फोन इन कहा जाता है। एंकर विजुअल से आप क्या समझते हैं? एंकर विजुअल से देखिए कि टीवी पर घटना का वीडियो और एंकर की आवाज साथ साथ चलती है। मतलब
घटना का जो वीडियो वो तो चल रहा है टीवी की स्क्रीन पर पूरी पर, और पर्दे के पीछे से एंकर की आवाज आ रही है। प्राप्त हुए दृश्यों के आधार पर ही समाचार लिखे और प्रसारित किए जाते हैं। इसे एंकर विजुअल कहा जाता है। एंकर बाइट से आप क्या समझते हैं? तो किसी भी घटना को प्रमाणित करने के लिए कि वहां ये घटना हुई, इस घटना को प्रमाणित करने के लिए घटना स्थल पर उपस्थित किसी प्रत्यक्षदर्शी अर्थात किसी साक्षी से या घटना से संबंधित किसी व्यक्ति का कथन वहां या कथन या बयान वहां दिखाया जाता है। आपने कई बार देखा होगा माइक लेकर और रिपोर्टर किसी व्यक्ति विशेष के मुंह के सामने करते हैं, फिर पूछते हैं कि आप इसके बारे में क्या समझते हैं, यहाँ क्या हुआ बताइए हमें। तो वो सारी चीजें क्या कहलाती है? एंकर बाइटें कहलाती हैं। लाइव, घटना स्थल से सीधा प्रसारण दिखाया जाना ही लाइव कहलाता है। आपने देखा होगा 26 जनवरी का प्रोग्राम, आपने देखे होंगे किसी भी प्रकार के मैच, तो जो भी मैच आते हैं उनके नीचे लिखा होता है लाइव, मतलब वो सीधे वहीं से प्रसारित किए जा रहे हैं। यदि वहां पर कुछ होनी अनहोनी या ऐसी कोई घटना हो जाती है जो हमने सोची नहीं थी, तो भी उसमें फिर हम काट छांटे नहीं कर सकते, तो वह लाइव कहलाता है। इंटरनेट पत्रकारिता को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो 3 नाम आप इसके याद रखें: ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता और वेब पत्रकारिता। चैनल पर आप नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब देखिएगा इंटरनेट पत्रकारिता के कितने रूप होते हैं। इंटरनेट पत्रकारिता के 2 रूप माने जाते हैं। पहला, इसमें इंटरनेट एक साधन, औजार या टूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। खबरों के संप्रेषण के लिए इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। दूसरा, कि जब कोई रिपोर्टर किसी रिपोर्टर द्वारा अपनी खबर को एक जगह से दूसरी जगह भेजने, समाचारों का संकलन करने मतलब जुटाने, खबरों को सत्यापित या पुष्टि करने के लिए कि जैसे मान लो किसी प्रकार के आंकड़े हैं, आंकड़े जनगणना से संबंधित हो सकते हैं, पशुगणना से संबंधित हो सकते हैं, कृषि उत्पाद से संबंधित हो सकते हैं, तो उस विभाग से उसकी चीज की पुष्टि करना या उनकी वेबसाइट पर जाकर देखना कि जनगणना के जो आंकड़े हैं वो राज्यवार, जिलेवार या जेंडर वाइज और किस प्रकार से हैं, तो उनको सत्यापित करने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल कोई रिपोर्टर करता है। विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का ये कौन सा दौर चल रहा है? तो वर्तमान में ये तीसरा दौर चल रहा है। पहला दौर 1982 से 1992 चला, दूसरा 1993 से 2001 तक चला और तीसरा वर्तमान वाला 2002 से लगातार जारी है। इंटरनेट पत्रकारिता की विशेषताएं और सीमाएं बताइए। एक साथ लिखिए। आपसे विशेषताएं पूछी जाए तो सिर्फ ऊपर वाली लिखेंगे, सीमाएं पूछी जाए तो नीचे वाली लिखेंगे। विशेषता क्या है? कि त्वरित गति से सूचना का संप्रेषण होता है, एक क्लिक पर दुनिया भर में प्रसारित किया जा सकता है और संदर्भ आसानी से मिल जाते हैं। आप जैसे यूट्यूब पर सर्च करते हो, किसी भी कवि, लेखक, पाठ का नाम लिखा, उससे संबंधित पचासों वीडियो, सैकड़ों वीडियो आपके सामने उपस्थित हो जाते हैं एक क्लिक पर, तो संदर्भ उसे हमें आसानी से मिल जाया करते हैं। सीमाएं इसकी क्या क्या है, दोष क्या क्या है? तो अश्लीलता, दुष्प्रचार व अफवाह फैलाने का खतरा भी इससे बना रहता है। नेट से चलने वाले संसाधनों के संचालन की जानकारी होना जरूरी है और नेटवर्क संबंधी समस्या भी कई बार रहती है। चौथा है जालसाजी, ठगी या फ्रॉड होने की संभावना बनी रहती है। आपने देखा होगा कई बार समाचारों अखबारों में प्रकाशित होते हैं कि अमुक व्यक्ति के खाते से इतने पैसे निकाल लिए, तो वो चीजें फ्रॉड किसके जरिए हो रही हैं? इस ऑनलाइन पत्रकारिता या ऑनलाइन माध्यमों के द्वारा। भारत की पहली साइट किसे माना जाता है? तो रेडिफ को माना जाता है। वेबसाइट पर पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तहलका.com को दिया जाता है। हिंदी नेट पत्रकारिता पर एक टिप्पणी लिखिए कि हिंदी में नेट पत्रकारिता का प्रारंभ वेब दुनिया से माना जाता है। वेब दुनिया एक पोर्टल का नाम है। इंदौर का नई दुनिया ग्रुप हिंदी का संपूर्ण पोर्टल माना जाता है। राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, अमर उजाला सहित समस्त अखबारों के नेट संस्करण उपलब्ध हैं। आज देखते होंगे अखबारों के, इन सभी अखबारों के नेट पर आप इनको पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रभा साक्षी जैसे अखबार और अपनी माटी जैसी पत्रिकाएं सिर्फ ऑनलाइन ही उपलब्ध हैं। इनको ये प्रिंट में है ही नहीं। कौन सी? प्रभा साक्षी अखबार और अपनी माटी पत्रिका। पत्रकारिता के हिसाब से हिंदी की श्रेष्ठ साइट बीबीसी को माना जाता है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। आज केंद्र व राज्य सरकारों के अधिकांश मंत्रालयों और विभागों के द्वारा नेट पर अपने अनुभाग शुरू किए जा चुके हैं। सार रूप में कहा जाए तो हिंदी की वेब पत्रकारिता अपने शिशु काल में है। सबसे बड़ी समस्या हिंदी फ़ॉन्ट्स की आ रही है।
अभी तक हिंदी के लिए एक समुचित कीबोर्ड नहीं बन पाया है। लेकिन पिछले कुछ सालों से हुए बदलावों को देखते हुए कहा जा सकता है कि हिंदी वेब या नेट पत्रकारिता का भविष्य उज्जवल है। बनाने वाले हैं हम अभिनव सरवा, हिंदी साहित्य से लेक्चरर की पोस्ट पर, और ये हमारे फ़ोन नंबर हैं। एक प्रश्न बीच में मिस हो गया कि कौन-सा, ये पत्रकारिता के 3 माध्यम हैं, इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट। इन तीनों में सबसे ज़्यादा प्रभावी कौन-सा है? तो सबसे ज़्यादा प्रभावी जो है वह टीवी है। और वो क्यों है? क्योंकि वह दृश्य श्रव्य माध्यम है। वह श्रव्य दृश्य माध्यम है, क्योंकि वहाँ यदि कोई निरक्षर व्यक्ति है तो वह भी उसे देख सकता है, सुन सकता है, घटनाओं को देख सकता है सीधे। इंटरनेट में ये होता है कि जो निरक्षर हैं या जो बुजुर्ग हैं वो इन माध्यमों को सही ढंग से संचालित नहीं कर पाते, इसलिए उनके सामने समस्या आती है। वो फिर अपने बेटे पुत्र से, बेटा ये चला के दे, इस प्रकार से होता रहता है। और अखबार तो वो फिर पढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पहले से निरक्षर है। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा माना जाता है? टीवी माना जाता है। तो आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब अगले वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अनुमति देवें। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।